जलियांवाला बाग की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अत्यंत दुखद और महत्वपूर्ण अध्याय है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में हुई थी, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीयों के खिलाफ अत्यधिक क्रूरता का प्रदर्शन किया। यह घटना ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों पर किए गए अत्याचार का प्रतीक बन गई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नया मोड़ लेकर आई। इस घटना ने भारतीय समाज को हिला दिया और यह स्वतंत्रता संग्राम को और भी प्रगति की ओर ले गई। जलियांवाला बाग एक संकीर्ण और घना बगीचा था, जो अमृतसर शहर के केंद्र से कुछ ही दूरी पर स्थित था। यह बाग अमृतसर रेलवे स्टेशन से लगभग 10 मिनट की पैदल दूरी पर था और इसकी चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। इस बाग में प्रवेश का केवल एक ही रास्ता था और यह स्थान पूरी तरह से बंद था, जिससे वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन यह एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था। बैसाखी एक प्रमुख हिंदू और सिख त्योहार है, जो पंजाब में विशेष रूप से मनाया जाता है। उस दिन लोग अपने धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकत्रित हुए थे। साथ ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध जताने के लिए भी इस सभा का आयोजन किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 1919 में पारित किए गए रॉलेट एक्ट ने भारतीयों के लिए असहनीय स्थिति उत्पन्न कर दी थी। यह एक्ट भारतीयों को बिना किसी आरोप या मुकदमे के गिरफ्तार करने की अनुमति देता था और इसके तहत ब्रिटिश सरकार को भारतीयों के खिलाफ क्रूर दमनात्मक उपायों को लागू करने का अधिकार मिल गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे भारत में आंदोलन छिड़ गया था और पंजाब भी इसका अपवाद नहीं था। भारतीय जनता इस कानून के खिलाफ विरोध कर रही थी। जलियांवाला बाग में हुई जनसभा भी इसी विरोध का हिस्सा थी। इस जनसभा में हिस्सा लेने के लिए लोग शांतिपूर्वक एकत्रित हुए थे। लोग इस समय अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों की बात कर रहे थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि उनके खिलाफ एक भयावह योजना बनाई जा रही थी। जनसभा में शामिल होने वालों में महिलाएं, बच्चे और वृद्ध भी थे और अधिकांश लोग उस समय की राजनीतिक स्थिति से अवगत नहीं थे। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रमुख अधिकारी जनरल रेगिनाल्ड डायर को इस विरोध प्रदर्शन की सूचना मिली। जनरल डायर का मानना था कि पंजाब में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए कोई कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस जनसभा को अवैध घोषित कर दिया और बिना किसी चेतावनी के अपनी सेना को बाग में भेजने का आदेश दिया। जनरल डायर ने यह सुनिश्चित किया कि बाग में एकमात्र निकासी द्वार को बंद कर दिया जाए, ताकि लोग वहां से बाहर न निकल सके। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के बाग में अपनी सेना भेज दी और उन्हें आदेश दिया कि वे बिना रुके और बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलाएं। जनरल डायर का यह आदेश उन निर्दोष नागरिकों पर अत्यधिक क्रूरता और दमन का प्रतीक था। बाग में उस समय लगभग 20,000 लोग उपस्थित थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और पुरुष सभी शामिल थे। सेना ने गोलियां चलानी शुरू की और यह गोलाबारी लगभग 10 मिनट तक लगातार चलती रही। सैनिकों ने बाग में प्रवेश कर चुके सभी लोगों पर गोलीबारी की और उन्हें किसी प्रकार का बचाव का अवसर नहीं दिया। गोलाबारी के दौरान लोग बाग की संकुचित दीवारों से बाहर निकलने के प्रयास में भाग रहे थे, लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। कई लोग तो दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें भी गोली लग गई। कुछ लोग पास के कुएं में कूद गए, लेकिन उनके शरीरों पर गोली लगी और वे भी मारे गए। गोलियों की बरसात ने बाग के भीतर एक भयानक दृश्य उत्पन्न कर दिया। इस घटना में मरने वालों की संख्या को लेकर अलग-अलग आंकड़े हैं, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में 379 लोगों के मरने की बात कही गई थी। हालांकि अन्य स्वतंत्र रिपोर्ट्स में यह संख्या 1000 से भी अधिक बताई गई है। इसके अतिरिक्त घायल लोगों की संख्या भी हजारों में थी, जिनमें कई गंभीर रूप से घायल हुए थे और कुछ की बाद में अस्पताल में मृत्यु हो गई। बाग में लाशें बिछी हुई थी और उस दृश्य को देखकर किसी का भी दिल दहल सकता था। उस दिन की घटना ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता को उजागर किया। जलियांवाला बाग की घटना ने
भारतीय समाज में एक गहरी छाप छोड़ी। इस घटना ने भारतीय जनता में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक नया आक्रोश उत्पन्न किया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। भारतीय जनता ने महसूस किया कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष को अब और तेज किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी ने इस घटना के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अपने आंदोलनों को और तेज कर दिया। गांधी जी ने इसे राष्ट्रीय अपमान माना और कहा कि यह घटना ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता का प्रतीक बन गई है। इसके बाद गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी और अहिंसा और असहमति के सिद्धांतों को फैलाया। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग की घटना के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अहिंसक आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया। उन्होंने इस घटना को एक राष्ट्रीय अपमान माना और इसे ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता के प्रतीक के रूप में देखा। गांधी जी ने आंदोलन की नई रणनीतियां बनाई और भारतीय जनता को अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी ने नमक सत्याग्रह और असहमति आंदोलन जैसे आंदोलनों की योजना बनाई, जिनसे ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जन जागरण हुआ और पूरे देश में भारतीय जनता ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। जलियांवाला बाग की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। यह घटना न केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक काला अध्याय बन गई, बल्कि इसने भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ और भी संगठित और मजबूत किया। आज भी जलियांवाला बाग की शहादत को भारतीय इतिहास में कभी न भूलने वाली घटना के रूप में याद किया जाता है। यह घटना भारतीयों के साहस, बलिदान और संघर्ष की भावना का प्रतीक बन गई। जलियांवाला बाग का स्मारक आज भी अमृतसर में स्थित है और यह उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने अपनी जानों की आहुति देकर स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम और बढ़ाया। यह घटना भारतीयों के लिए एक प्रेरणा बन गई और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनके संघर्ष को और भी मजबूत किया। जलियांवाला बाग की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक भयावह लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। यह घटना केवल भारतीयों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक बन गई कि किसी भी सत्ताधारी शक्ति को जनता की आवाज दबाने का अधिकार नहीं होता। इस घटना ने भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी और यही कारण था कि ब्रिटिश साम्राज्य को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में ब्रिटिश जनरल डायर द्वारा निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चलवाने के बाद ऊधम सिंह के दिल में एक गहरी शोक और गुस्सा पैदा हुआ। ऊधम सिंह ने प्रतिज्ञा की कि वह जनरल डायर से बदला लेंगे। यह घटना उनके लिए एक व्यक्तिगत आघात बन गई थी। ऊधम सिंह ने ठान लिया था कि वह किसी भी हालत में डायर को सजा देंगे। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने के लिए अपना रास्ता चुना। ऊधम सिंह ने यह निर्णय लिया कि वह ब्रिटेन जाएंगे और जनरल डायर को खुद मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। उन्होंने 1920 में ब्रिटेन जाने के लिए यात्रा की और वहां पहुंचकर ब्रिटिश समाज और उनके प्रशासनिक ढांचे को समझने का प्रयास किया। ऊधम सिंह ने महसूस किया कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ प्रतिरोध की सफलता के लिए यह जरूरी था कि वह अपनी योजना को बहुत सोच समझकर अंजाम दे। ब्रिटेन में रहते हुए उन्होंने बहुत समय बिताया और कई तरह के संपर्क साधे। इसके अलावा ऊधम सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नेताओं और उनके साथियों से भी संपर्क किया। उन्होंने यह तय किया कि जनरल डायर को मारने के लिए उन्हें एक अच्छी तरह से तैयार योजना की जरूरत होगी। ऊधम सिंह का मुख्य उद्देश्य था जनरल डायर को सीधे तौर पर सजा देना। उनके मन में यह विचार था कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किए गए अपराधों को कभी माफ नहीं किया जा सकता और इसे सही समय पर प्रतिशोध लेकर समाप्त किया जाना चाहिए। 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने अपनी योजना को अमली जामा पहनाने का निर्णय लिया। उन्होंने लंदन में काउल्स्टन हॉल में आयोजित एक बैठक में जनरल डायर को सार्वजनिक रूप से सुनने का अवसर देखा। यह बैठक एक प्रकार से एक आदर्श स्थिति थी, जहां जनरल डायर भी उपस्थित था और ऊधम सिंह को प्रतिशोध का मौका मिल सकता था। जनरल डायर को मारने के लिए
ऊधम सिंह ने बहुत ही चौकस तरीके से योजना बनाई। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को छुपाकर ब्रिटेन में कॉल्स्टन हॉल की बैठक में जाने का फैसला किया। उन्होंने पहले से ही अपनी बंदूक को छुपाने का तरीका सोच लिया था। ऊधम सिंह ने अपनी बंदूक को खास तरह से छुपाया था ताकि वह इसे आसानी से किसी को बिना पता चले कमरे में ले जा सके। वह जानते थे कि ब्रिटिश पुलिस और सुरक्षा बल बेहद चौकस होते हैं, इसलिए उन्होंने एक रिवॉल्वर के आकार की एक मोटी किताब को अंदर से ऐसे काटा कि रिवॉल्वर उसमें अंदर छुप सके, और किताब को अपने डीले और बड्ढे आकार के कोट के अंदर छुपाया था ताकि किसी को भी उन पर संदेह न हो। बैठक में पहुंचने के बाद ऊधम सिंह ने अपनी योजना के अनुसार बहुत शांति से जनरल डायर का सामना किया। जैसे ही जनरल डायर मंच पर पहुंचे और ऊधम सिंह ने उन्हें अपनी नजरें भरकर देखा, वह जान चुके थे कि यही वह क्षण है जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहे थे। ऊधम सिंह ने जनरल डायर पर अपनी बंदूक तान दी और बिना किसी हिचकिचाहट के एक के बाद एक गोलियां चला दी। इस हमले में जनरल डायर की मृत्यु हो गई। ऊधम सिंह ने बिना किसी डर और बिना किसी पछतावे के अपनी कार्रवाई की। उन्होंने अपनी मुक्ति को एक ऐसे उद्देश्य से जोड़ा जो भारतीयों के लिए न्याय और स्वतंत्रता की प्रतीक बन गया। हमला करने के बाद ऊधम सिंह ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने अपने कृत्य का पछतावा नहीं किया, बल्कि उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने अदालत में कहा कि वह अपनी मातृभूमि के लिए बदला ले रहे थे और यह उनका कर्तव्य था। उन्होंने अपने कृत्य को व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, बल्कि एक संघर्ष के हिस्से के रूप में देखा जो ब्रिटिश साम्राज्य की क्रूरता के खिलाफ था। ऊधम सिंह को ब्रिटिश अदालत ने दोषी करार दिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेन्नंटवर्थ जेल में ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया और उन्हें एक शहीद के रूप में सम्मानित किया गया। ऊधम सिंह ने जिस साहस और सूझबूझ से अपनी योजना को अंजाम दिया, वह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। उन्होंने यह साबित कर दिया कि जब एक व्यक्ति में अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण होता है, तो वह किसी भी तरह के खतरों का सामना कर सकता है और अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ सकता है। ऊधम सिंह का जीवन एक प्रेरणा है और वह हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में याद किए जाएंगे।